हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूं। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 12th में हम लोगों का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो चुका है, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मंडे से स्टार्ट हुआ था, हम लोग उसमें कुछ कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अब बिना देरी किए हुए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और इस चैप्टर को और समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों क्लास 12th में हम लोग का चैप्टर नंबर 4 है, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हम लोगों ने लास्ट सेशन में ये जाना था कि जनन स्वास्थ्य, जनन समस्याओं से बचने के लिए जनन स्वास्थ्य किसको कहते हैं। WHO के अनुसार जो अगर फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरल और सोशल चारों तौर पे अगर स्वस्थ है कोई व्यक्ति तो ही उसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये कहा जाएगा कि ठीक है। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बोला गया है कि इट इज डिफाइंड एज द टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इंडिया एज अ कंट्री इंश्योर्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ टू ऑल एंड सिंस 1951, जैसा कि लास्ट सेशन में मैंने बोला कि डिस्कशन हम कुछ कर चुके हैं कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, कुछ बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए। क्यों? क्योंकि फैमिली प्लानिंग को और रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स चलाए ताकि कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो ऑप्टिमम अचीव की जा सके। द एम ऑफ दीज प्रोग्राम्स इज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इन प्रोग्राम्स को चलाने का क्या कारण था कि जागरूकता फैलानी थी, अवेयरनेस क्रिएट करनी थी लोगों के बीच में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, यानी कि जनन स्वास्थ्य के बारे में। तो बहुत सारे ऑडियो विजुअल एड्स और पैम्फलेट्स किया गया, उनको डिजाइन किया गया, डेवलप किया गया गवर्नमेंट की तरफ से भी और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करने के लिए। ठीक है, अवेयरनेस इज बीइंग क्रिएटेड अमंग स्कूल चिल्ड्रन बाय इंट्रोड्यूसिंग सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स। तो स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कराया गया ताकि बच्चों के अंदर, जो बढ़ते हुए बच्चे हैं उनके अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अच्छी तरह से जागरूकता फैलाई जाए, वो शुरुआत से ही इन चीजों के बारे में कोई मिथ ना होने पाए और सही चीज को, मतलब नॉलेज को सही तरीके से गेन करें। क्योंकि जो गलत नॉलेज होती है बच्चों, वो एक अभिशाप के समान होती है। ठीक है, इट इज एसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस टू पीपल विद प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू STDs। STDs का मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस एंड प्रेगनेंसी, कॉन्ट्रासेप्शन, प्रेगनेंसी का मतलब गर्भधारण करना या जिसे गर्भाधान भी कह सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन एंड इनफर्टिलिटी, यानी कि जहां पे कपल्स ऐसे हों जिनको बच्चे ना हो पा रहे हो इजीली। तो स्पेशली कहाँ पे, गांवों में, विलेजेस में, जहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, वहां पे मेडिकल असिस्टेंस को प्रोवाइड करने के लिए सरकार ने क्या किया, बहुत सारा काम किया। एक प्रोसेस के बारे में पिछले सेशन में हमने चर्चा करी थी, एम्नियोसेंटेसिस, फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन। ये बैन कर दिया गया, हैज बीन बैन्ड टू चेक फीमेल फीटिसाइड, यानी कि स्त्री गर्भ यदि हो, यानी कि अगर कन्या गर्भ हो तो उसकी हत्या कर दी जाती थी। इसलिए इस प्रक्रिया को, फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन को, इस प्रोसेस को बंद करवा दिया गया क्योंकि इस प्रक्रिया के तहत क्या होने लगा था, कन्या भ्रूण हत्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनन स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य जिसमें शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य आता है। ठीक है, फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं? तो परिवार नियोजन का मतलब यह है कि विश्व में भारत ही पहला देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पे जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए क्या किया, एक कार्य योजना बनाई और कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। अब आपको ये सन याद रखना है कि इसकी शुरुआत सन 1951 में हुई थी। किसकी? परिवार नियोजन की, जिसे अब परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है। तो दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, सन 1951 में हुई थी। पहले इसको परिवार नियोजन बोला जाता था और अब उसी को परिवार कल्याण कहा जाता है।
ठीक है। जनन संबंधित और अलग अलग क्षेत्रों में इसमें सम्मिलित करते हुए बहुत व्यापक कार्यक्रम चलाए गए, जैसे कि RCHC, मैंने आपको बताया रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। और इन कार्यक्रमों के अंतर्गत क्या हुआ कि जननात्मक रूप से यानी रिप्रोडक्टिव रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के लिए बहुत सारे प्रोत्साहन दिए गए। देखिए क्या हुआ कि सन 1900 में पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 2 अरब थी। कितनी थी? 2 अरब। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसका मतलब क्या हुआ कि जनसंख्या विस्फोट। देखिए एक रिसर्च के अनुसार सन 1900 में पूरे विश्व की जनसंख्या जो थी वो लगभग 2 अरब के आसपास थी, जो सन 2000 में बढ़कर के कितनी हो गई? लगभग 6 अरब के आसपास हो गई। तो ठीक यही प्रवृत्ति क्योंकि पूरे विश्व में बढ़ रही थी, तो यही प्रवृत्ति भारत में भी देखी गई। यहाँ पे हमारे देश की आजादी के टाइम पे लगभग 35 करोड़ थी जनसंख्या, और वो सन 2011 में तीव्र जनसंख्या दर से अब 1 अरब 21 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गई है, बहुत ज्यादा तेजी से। यानी कि इसका मतलब ये है कि दुनिया का हर 6ठा व्यक्ति भारतीय है। और इसका सबका कारण क्या है? मृत्यु दर में तीव्र गिरावट है। मृत्यु दर यानी कि जो लोगों के मरने की गति थी, दर थी, उसमें कमी आई है। और मतलब बच्चा पैदा करते समय माँ की भी डेथ में कमी आई है, और शिशु जो होते हैं उनकी मृत्यु दर में भी कमी आई है, और जनन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। यानी कि जो रिप्रोडक्टिव फेज वाले लोग हैं, यानी कि युवाओं की वृद्धि हो रही है। ये आप कह सकते हैं एक सीधी लैंग्वेज में कि युवा लोगों की वृद्धि हो रही है। तो सब लोग जान रहे हैं कि इस समय यंग पॉपुलेशन इंडिया में बहुत ज्यादा है ना। तो और बुजुर्गों की संख्या कम है। विदेशों में क्या है कि विदेशों में यंग पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है, तो इसलिए वहां पे जनसंख्या विस्फोट का असर सबसे ज्यादा कहाँ है? इंडिया में उसका बहुत ज्यादा असर हो रहा है। ठीक है। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से ये वृद्धि जो है 1.7% अर्थात 1000 में 17 व्यक्ति प्रतिवर्ष थी। ठीक है। अब 33 सालों के दौरान ही हमारी जनसंख्या दोगुनी हो सकती है अगर इस पर ठीक तरीके से रोक ना लगाई जाए। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब क्या है कि इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ड्यू टू द ऑल राउंड डेवलपमेंट, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज एंड इंप्रूव्ड कंडीशंस ऑफ लिविंग। यानी कि अच्छा रहना, अच्छा खाना, अच्छी क्वालिटी का जीवन जीना, ये सब तभी संभव है जब has lead to a large increase in the world population around 1 billion in the year 2000। मैंने जैसा अभी आपको बताया। The causes of population explosion क्या क्या है causes? एक तो डिक्लाइन इन डेथ रेट, मृत्यु दर में कमी आई है, जिसमें मात्र मृत्यु दर में भी और शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है। इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ पीपल इन द रिप्रोड्यूसिबल एज, यानी कि युवाओं की संख्या बढ़ी है, या कह सकते हैं उन युवाओं की संख्या बढ़ी है जो रिप्रोडक्टिव फेज में हैं। यानी कि 18 से लेकर के 40 साल के युवाओं की संख्या बढ़ी है, जिस समय पे बच्चे पैदा हो सकते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कॉजेज अ स्कैर्सिटी ऑफ एवरी बेसिक नीड, यानी कि हर जरूरी जरूरतों के लिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है? एक भयावह रूप से बढ़ रहा है। तो अगर आपको डेली की अन्न, आवास, कपड़े, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी क्या हो सकती है? कमी हो सकती है ना। अगर इस चेतावनी से समय से नहीं निपटा गया तो क्या हो जाएगी? अन्न, आवास, कपड़े, इनकी सबकी कमी हो जाएगी। इसको इजीली बच्चों समझ सकते हैं। जैसे मान लो एक परिवार है, एक परिवार में माता पिता हैं और उनके साथ 7 बच्चे हैं। ठीक है। और एक ऐसा परिवार है जिनके माता पिता हैं और उनके पास 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है। तो आप ये सोचिए कि ज्यादा अच्छा, उच्च जीवन स्तर किस परिवार का होगा?
ये समझने की बात है कि उच्च जीवन स्तर किस परिवार का होगा। 7 बच्चे हैं तो उनको भी तो खाना खिलाना पड़ेगा, उन 7 को कपड़ा पहनाना पड़ेगा, अच्छी एजुकेशन देनी होगी। तो जिसके पास बच्चे कम हैं उसके पास क्या होगा, एजुकेशन भी दे पाएंगे, वो अच्छे कपड़े भी पहना सकते हैं, खाना भी खिला सकते हैं, प्रॉपर संतुलित आहार भी दे सकते हैं और इजीली विदाउट एनी बर्डन, बहुत ज्यादा दबाव नहीं होगा माता पिता पे और अच्छी एक जीवन स्तर का जीवन बच्चों को दिया जा सकता है। लेकिन जहां पे बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाए तो उसमें उन बच्चों की कोई गलती नहीं है, लेकिन उन बच्चों की संख्या ज्यादा होने से क्या होगा कि माँ बाप के ऊपर दबाव बहुत ज्यादा रहेगा और उनको एक अच्छा जीवन स्तर दे पाना माँ बाप के लिए बढ़ती महंगाई के दौर में क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इसलिए परिवार कल्याण के रूप से जो चल रहा है उसका कारण यही है। Therefore, it has become essential to check these increase in population. तो इसलिए जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। One child norm, increasing the marriageable age and promoting contraceptive methods are some of the ways to check population explosion. या 2 बच्चों का नियम लगा दिया जाए, जैसा कि पहले से लग चुका है। इंक्रीजिंग द मैरिजेबल एज, यानी कि विवाह की जो उम्र है वो बढ़ा दी जाए, एक ये तरीका हो सकता है। एंड प्रमोटिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, और एक तरीका ये हो सकता है कि गर्भ निरोधन के जो उपाय हैं उनके बारे में लोगों को क्या किया जाए, शिक्षित किया जाए। आर सम ऑफ द वेज टू चेक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे क्या हो सकता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी कि जनसंख्या विस्फोट को रोका जा सकता है। कुछ ही तरीके हैं जिससे जनसंख्या विस्फोट को रोका जा सकता है। तो इस समस्या के निपटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या था कि लघु परिवार यानी छोटा परिवार, इसको बढ़ावा देने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव गर्भ निरोधक उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। शहरी जनसंख्या जिसको हम कहते हैं, उनमें तो इस चीज की अवेयरनेस या जागरूकता है, लेकिन जो गांव में रहने वाली, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारा भारत जो है वो ज्यादातर कहाँ रहता है, गांव में रहता है। तो गांव में इन उपायों को बढ़ावा देने के लिए, प्रेरित करने के लिए तरीके करने पड़ेंगे, जागरूकता फैलानी पड़ेगी। देखिए, विवाह की जो लीगल एज है, जो वैधानिक आयु है, वो किसी लड़की के लिए 18 साल है और किसी पुरुष के लिए 21 साल सुनिश्चित है। यानी पहले क्या होता था, पहले बहुत कम उम्र में ही शादियां हो जाती थी, लेकिन अब उस एज को बढ़ा करके 21 साल लड़के के लिए कर दी गई है मिनिमम एज, और एक लड़की 18 साल की हो जाए कम से कम, उसके बाद ही शादी होनी चाहिए। तो उसके पहले अगर शादी होती है तो वो गैर कानूनी है, उसको बाल विवाह का रूप दे दिया जाता है। तो उसका एक कारण, एक तरीका ये भी है कि एज बढ़ा दी गई। तो कुछ और इस समस्या से निपटने के लिए लघु परिवार के लिए जो कपल्स हैं उनको प्रोत्साहित किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। कि एक नारा भी दिया गया था एक टाइम पे, हम दो हमारे दो टाइप करके। तो कि उसमें क्या होता था कि लोगों को केवल ये जागरूक करना था कि अगर बच्चे कम होंगे, जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, आपका जीवन स्तर अच्छा बना रहेगा। ठीक है, जिसमें बर्थ कंट्रोल increase in the population density of a country results in a number of social and economic concerns। यानी कि अलग अलग आर्थिक और सामाजिक रूप से अगर पॉपुलेशन डेंसिटी एक कंट्री में बहुत ज्यादा है तो वो प्रभाव पड़ता है, सामाजिक भी और आर्थिक भी। पर कैपिटा इनकम गेट्स डिक्रीज्ड, यानी कि जो लोगों की आय होगी, अब जैसे बिल्कुल वही चीज है कि मान लीजिए 10 चॉकलेट है, खाने वाले 2 हैं तो सबको 5-5 मिल जाएगी। अगर 10 ही चॉकलेट है और खाने वाले 5 हैं तो सबको कितनी मिलेगी चॉकलेट बच्चों, डिक्रीज हो गई ना, पर हेड 2 ही हिस्से आए। और अगर मान लीजिए 10 ही चॉकलेट है और खाने वाले भी 10 हो गए तो क्या होगा, 10 ही चॉकलेट है, खाने वाले भी 10 हो गए तो सबको एक चॉकलेट मिलेगी। यानी कि क्या हो गया, पर कैपिटा इनकम गेट डिक्रीज्ड, यानी कि कमी आ गई, क्योंकि जो सोर्सेस थे वो बहुत ज्यादा नहीं थे
है ना, चॉकलेट 10 ही थी, खाने वाले डिपेंड करता है, जहां पर 2 थे वहां 5 मिली, जहां पे 5 थे वहां पे 2 मिली, और जहां पे 10 थे वहां पे एक चॉकलेट मिली। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो इनकम थी वो पर कैपिटा इनकम गेट्स डिक्रीज, लोगों की क्या हुई, आय में कमी होने लगी थोड़ा थोड़ा, ठीक है। हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन इज अफेक्टेड, और इतनी बड़ी जनसंख्या को संभालने के लिए, स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए इतना ज्यादा हम लोग के पास रिसोर्सेज नहीं थे, तो इसलिए क्या हुई, स्वास्थ्य पे भी सबके बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने लगा। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अकर्स, क्या हुआ, क्या हुआ, जो हमारे पास प्राकृतिक स्रोत थे, पानी के प्राकृतिक स्रोत थे हमारे पास, रहने की जगह के, उन पर क्या हुआ, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। यानी कि जब भाई एक जगह की जनसंख्या बढ़ी तो चीजों को यूज करने की भी तो बढ़ गई। जैसे बहुत सारे एक जगह पे, मान लीजिए नदी के किनारे 2 घर थे, तो नदी का पानी 2 लोगों ने यूज किया, 2 घरों ने, और अगर वहीं पर पूरी की पूरी बस्ती बन जाए, हजारों लोग हो जाएं, तो उसको हजारों लोग यूज करने लगेंगे, तो क्या हुआ, कंजम्पशन नेचुरल रिसोर्सेज का बढ़ गया। क्या हुआ, नेचुरल रिसोर्सेज का कंजम्पशन बढ़ गया, ठीक है। तो इस चैप्टर में आप लोग को रिप्रोडक्टिव हेल्थ और प्रॉब्लम्स और स्ट्रेटजीज के बारे में बताया जा चुका है, ठीक है। कुछ और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में बताया गया है। It is essential to educate the people about population explosion and its adverse effects. Some measures that can be taken for the same are creating awareness among people about advantages ऑफ स्मॉल फैमिली, यानी कि लोगों में क्या जागरूकता फैलानी है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, ये जागरूकता फैलानी है। एजुकेटिंग मैरिड कपल्स टू हैव गैप्स बिटवीन 2 चिल्ड्रन, और शादीशुदा जोड़ों को ये प्रोत्साहित करना कि 2 बच्चों के बीच में गैप होना चाहिए, यानी कि जल्दी जल्दी बच्चे नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए एडवाइजिंग पीपल अबाउट फैमिली प्लानिंग, तो लोगों को परिवार कल्याण के लिए या परिवार नियोजन के लिए क्या करना, सलाह देना या जागरूक करना। अब इन सब चीजों के बारे में आप सबको पता है, जगह जगह आंगनवाड़ी केंद्र खुले हुए हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और गांवों में भी ये चीजें सुविधाएं पहुंचाई गई हैं, है ना, स्वास्थ्य सुविधाएं। तो ये चीजें बस ये है कि उसको संज्ञान में लेने की जरूरत है लोगों को, और ये फैमिली प्लानिंग के बारे में एडवाइस करने की, तो वो काम अपना जो चिकित्सा क्षेत्र वाले जो डॉक्टर्स हैं और सारे लोग हैं वो इजीली अच्छे से कर रहे हैं। एजुकेटिंग एडवाइजिंग पीपल अबाउट फैमिली प्लानिंग, लोगों को परिवार नियोजन के बारे में सलाह देना। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव कम आउट विद वेरियस प्रोग्राम्स दैट एनकरेज स्मॉल फैमिलीज बाय मींस ऑफ वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यानी कि गर्भ निरोध के कौन कौन से उपाय हैं जो यूज किए जा सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरीके के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हो सकते हैं। एक तो है नेचुरल मीन ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि सजग रह के कॉन्ट्रासेप्शन किया जा सकता है, और दूसरा तरीका है आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब ये है कि आप साधारण भाषा में बोल सकते हैं कि गर्भ को ठहरने से रोकने की युक्ति, यानी कि प्रेग्नेंट ना हो, जो फीमेल है कपल्स में वो प्रेग्नेंट ना हो, बच्चे ज्यादा ना पैदा हो, उसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो प्राकृतिक उपाय हैं, कुछ प्राकृतिक विधियां हैं, और कुछ आर्टिफिशियल या कृत्रिम विधियां हैं, ठीक है। तो इसको आप एक बार नोट करेंगे। अब यहां से आप नोट कर सकते हैं कि जो गर्भ निरोधन के 2 उपाय हैं, एक तो नेचुरल मीन्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है और दूसरा आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है। ये नोट करेंगे बच्चों, नेचुरल मीन्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एंड आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। नेचुरल मेथड्स क्या क्या है, यानी कि प्राकृतिक विधियां कौन कौन सी हैं, प्राकृतिक विधियां कौन कौन सी हैं। अवॉइडिंग द कमिंग टुगेदर ऑफ ओवम एंड स्पर्म, यानी कि ओवम और स्पर्म का एक दूसरे के पास आने को रोका जाए प्राकृतिक तरीके से। तो ये प्राकृतिक विधियां हैं। प्राकृतिक विधि में एक तो आपका है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, यानी कि अवॉइडिंग कोइटस फ्रॉम डेज 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल।
ठीक है, तो लास्ट चैप्टर में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि ओव्यूलेशन का डे, मान लीजिए कि 28 डेज का साइकिल है, 28 डेज का साइकिल है। ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए 28 डेज का यदि साइकिल है तो उस फीमेल की ओव्यूलेशन का टाइम क्या होगा? 28 माइनस 14 यानी 14th डे। 14th डे क्या हो गया? उसका ओव्यूलेशन का टाइम हो गया। तो ये कैलकुलेटिव है, ओव्यूलेशन का टाइम हुआ तो 10th to 17th डे तक क्या होगा? अगर कोई इंटरकोर्स नहीं हो तो उससे क्या हो सकता है? प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए किसकी जरूरत है? सिंपल सेकेंडरी oocyte की और स्पर्म की जरूरत है। तो स्पर्म तो ऑलवेज अवेलेबल, सेकेंडरी oocyte की भी जरूरत होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो अगर वो ना हो तो क्या होगा? प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, तो उसका तरीका यह है कि इसमें 10वें से 17वें दिन के बीच की जो अवधि होती है उस दौरान कोइटस से बच सकते हैं, या मतलब कैलकुलेटिव है बच्चों, इसको कैलकुलेट करके उन दिनों में बचना चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरीका है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का। दूसरा है कोइटस इंटरप्टस, इसका है कि विड्रॉल ऑफ पीनिस विदाउट बिफोर एजैकुलेशन, ये है। और तीसरा है लैक्टेशनल एमिनोरिया का, ये तरीका है स्तनपान अनार्तव। It is the absence of menstruation during lactation. So the lactation period, the chances of contraception are almost zero. इसमें क्या होता है कि ये विधि इस तथ्य पर निर्भर करती है, इसको क्या कहते हैं? स्तनपान अनार्तव। इसमें इसको बिल्कुल ऐसे साधारण भाषा में समझ सकते हैं कि जो माँ, जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, जो माएँ हैं ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं अपने बच्चों को, उनके अगर उनको पीरियड्स कंटिन्यू नहीं हो रहे हैं तो उस समय पे कॉन्ट्रासेप्शन के जो चांसेस होते हैं कम होते हैं। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये एकदम सही है, ऐसा कहा नहीं जा सकता है। इस विधि में ये तथ्य पर निर्भर करती है कि प्रसव के बाद जो स्त्री है, जो माँ है, वो शिशु को अगर अच्छी तरह से दूध पिलाती रहती है तो उस समय पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होती है। लेकिन ये बहुत पहले के टाइम में था, आजकल ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल, मतलब ये चीज, ये बहुत ज्यादा, ये कह सकते हैं कि परफेक्ट तरीका ये नहीं है, ये परफेक्ट तरीका नहीं है, आप इस तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें चांसेस होते हैं। ये कैसे? ये 100% सेफ नहीं है, सेफेस्ट टाइम है लेकिन ये 100% सेफ नहीं होता। अच्छा, इन डेज को क्या कह सकते हैं? इन डेज के अलावा जो डेज होते हैं वो सेफ डेज कहलाते हैं। तो ये डेज कैसे होंगे? ये डेज कहलाएंगे अनसेफ। ठीक है, तो नेचुरल मेथड्स के बारे में आप लोगों ने आज जान लिया। कल हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल मेथड्स के बारे में। बच्चों, आज की क्लास में चैप्टर नंबर 4 में आप सभी ने प्राकृतिक गर्भ निरोधन के उपायों के बारे में जाना, और अगले सेशन में हम कुछ आर्टिफिशियल तरीकों के बारे में जानेंगे। ये चैप्टर वैसे तो कोई कठिन नहीं है, बहुत इजी है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, लेकिन इसको एक बार क्या करना है, आपको नोट्स बना लेने हैं और पॉइंट वाइज इसको नोट कर लेना है। एग्जाम में इसका वेटेज है, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो ध्यान से पढ़ते रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।